50% टाइम मेल भी रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, तो ये क्यों सोचा जाए कि फीमेल का इशू हो रहा है। कारण क्या है? हर 5 में से एक लड़के को ये होगा जब वो जवान है तब। नॉर्मली इसके लक्षण क्या है? इस वजह से दूषित खून नीचे जाता है और टेस्टिस पे घात पहुंचाता है, जिससे पेन, इनफर्टिलिटी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। यंग जनरेशन में बहुत कॉमन पाया जा रहा है हेल्थ केयर इशू। पेन तो एक चीज़ है कि वो पेशेंट लिंगरिंग होता रहेगा और बढ़ता चला जाएगा, स्पर्म क्वालिटी ख़राब होती चली जाएगी। हेलो डॉक्टर गौरव, वेलकम टू द शो। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में आपसे जानना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन में बहुत कॉमन पाया जा रहा है हेल्थ केयर इशू, वो है वेरिकोसिल। सो क्या आप उसके बारे में थोड़ा इनिशियली थोड़ा इंट्रोडक्शन, मतलब वो प्रॉब्लम क्या होता है उसके बारे में बता सकते हैं? यस, सो मुझे बहुत खुशी है कि हम इस टॉपिक से शुरू कर रहे हैं, बिकॉज जैसा आप जानते हो मेरा खुद का चैनल है डॉक्टर गंगवानीज वैस्कुलर क्लिनिक, जिस पे 5 लाख सब्सक्राइबर्स अगर है तो मेरे ओपिनियन में या मेरे एनालिटिक रिसर्च से 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स वेरिकोसील या मेल टेस्टिकुलर हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। मैं अगर 10 वीडियोस डालूँ और 3 वेरिकोसील पे तो वो 3 वायरल जाने ही है। इतना ज़्यादा लोग परेशान हैं इससे और इस पे आंसर्स ढूंढ रहे हैं और क्लैरिटी नहीं है। बेसिकली टेस्टिकुलर पेन, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में, हमारी लैंग्वेज में ऑर्कैल्जिया बोलते हैं, इसके कई कारण हैं। हम इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना चुके हैं कि 10 कॉमन कॉजेज ऑफ टेस्टिकुलर पेन, बट उसमें से वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉजेज है वेरिकोसील। ये इतना कॉमन है कि यंग बॉयज़ या एडोलेसेंट में ऑलमोस्ट 20% बॉयज़ को ये होता है वर्ल्ड में, यानी कि हर 5 में से एक लड़के को ये होगा जब वो जवान है तब। और अगर आप IVF सेंटर्स पे चले जाओ तो जिन्हें प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, यानी कि कभी भी पहला बेबी नहीं हुआ है और हो नहीं पा रहा है, इतने साल हो गए शादी को फिर भी, तो वो मेल्स में 40% मेल्स को वेरिकोसील निकलता है। एंड फाइनली सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, यानी कि एक बेबी हो गया या जो भी है, मतलब एटलीस्ट कंसेप्शन हो गया, चाहे वो मिसकैरेज हुआ हो या बेबी हुआ हो, लेकिन उसके बाद अभी दोबारा बेबी नहीं हो पा रहा। और ऐसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी केसेस में 80% मेल्स तक कुछ स्टडीज़ में बताया जाता है कि वेरिकोसील पाया जाता है। अब वो लिंक बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है कि वेरिकोसील से ही इनफर्टिलिटी हो रही है क्या, डिस्कस करेंगे आगे उस पर इट इज़ दैट कॉमन। ये तो खैर बात हुई कॉमनैलिटी की। अब आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि वेरिकोसील होता क्या है। हमने डेमोग्राफिक्स की बात की, बट इंसिडेंस की बात की, बट पहले जानते ये है क्या। देखिए, हार्ट से टेस्टिस की तरफ शुद्ध खून जाता है आर्टरीज़ द्वारा, जो हर एक ऑर्गन को आर्टरी पहुंचाती है खून। जब ये टेस्टिस को सप्लाई कर देती है, पोषण, ऑक्सीजन, खून दे देती है, उसके बाद जो पोषण रहित खून बचता है, जिसमें बहुत सारे फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स भी आकर मिलते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स टेस्टिस में बन रहे हैं, उसको टेस्टिस या गोलियों से वापस हार्ट तक ले जाना काम है वेन्स का। ठीक है, जो खून की नसें वो काम करती है उन्हें कहते हैं गोनाडल वेन्स या टेस्टिस वेन्स, टेस्टिकुलर वेन्स, सिंपल सी बात है। अब वेन्स का ये जो जर्नी है टेस्टिस से खून को एंटी ग्रेविटी लेकर जाना हार्ट तक, ये मुश्किल है, क्योंकि कोई 24/7 पंप नहीं है जो इसे ऊपर पंप कर पाएगा अगेंस्ट ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। ऊपर से अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है कि आपको दिन भर बैठना पड़े, खड़ा रहना पड़े, तो फिर और उस पर प्रेशर आता है। तो इस वजह से हमारी वेन्स में कुछ वाल्व्स होते हैं, एक तरफा दरवाजे होते हैं, जिनका काम है खून को ऊपर जाने देना, पर अगर खून नीचे आने की टेंडेंसी रखे तो बंद हो जाना, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि दूषित खून दोबारा टेस्टिस में जाके हार्म पहुँचाए। पर जब क्रॉनिक प्रेशर की वजह से ये वाल्व्स डैमेज हो जाए, या जो भी कारणों की वजह से, वो भी डिस्कस करेंगे, तो तब वो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सारे वाल्व टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं और नीचे की तरफ खुल जाते हैं। एटलीस्ट शुरुआत में प्रेशर कंडीशंस में, जब आप जोर लगा रहे हो लैट्रिन के रास्ते पर, धीरे धीरे कंटिन्यूसली। इस वजह से दूषित खून नीचे जाता है और टेस्टिस पे घात पहुंचाता है, जिससे पेन, इनफर्टिलिटी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। सो यस, ये बेसिकली वेरिकोसील है। 90% ऑफ द टाइम्स ये लेफ़्ट में ज़्यादा होता है। जब भी आप लड़कों को देखोगे, 10 लड़कों को जिन्हें टेस्टिकुलर पेन या वेरिकोसील है, उसमें से 9 को लेफ़्ट में पेन हो रहा होता है। और उसका कारण है कि लेफ़्ट का जो एनाटॉमी होता है वेन का, वो बहुत ही जटिल है। वो वेन टेस्टिस से स्ट्रेट जाती है, फिर 90 डिग्री किडनी वेन में टर्न मारती है, किडनी वेन दोबारा 90 डिग्री IVC या इंफीरियर वेना कावा बॉडी के मेन वेन में टर्न मारती है। इस तरह वो जो रूट है वो बहुत ही टॉर्चुअस है, टेढ़ा मेढ़ा है, और उसमें किडनी के वेन पे बीच बीच में प्रेशर भी आता है बाकी नसों और हड्डियों से, जिस वजह से प्रेशर डायनेमिक्स चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है और वाल्व्स जल्दी डैमेज हो जाता है। तो जी हाँ, 90% लेफ़्ट में कॉमन है। तो दिस इज़ वेरिकोसील इन नॉट शॉर्ट टर्म्स, लॉन्ग टर्म, बट दिस इज़ वेरिकोसील। एक्चुअली इसका कारण क्या है? ये मतलब ये आजकल इतने कॉमनली देखे जा रहे हैं यंग जनरेशन्स में, तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? अगेन गुड क्वेश्चन। तो जायज़ है कि क्यूरियोसिटी होती है कि अगर हर 5 में से एक लड़के को हो रहा है तो कुछ तो गलत कर रहे हैं हम। और मेरे ओपिनियन में हमारा जो पॉस्चर, लाइफस्टाइल, डाइट, हर चीज़ गलत है आज। अगर आप एडोलेसेंट मेल्स में देखो तो ऑफकोर्स डाइट पूरा टॉस पे जा चुका है।
प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड, पैकेज फूड, जिसमें भर भर के फ्री रेडिकल डैमेज, हार्मोन डिसरप्टर्स, बहुत सारे केमिकल्स हैं। ओवरऑल हाई शुगर इनटेक, हाई प्रोसेस्ड फूड इनटेक, हाई सैचुरेटेड फैट्स, तो बॉडी में एक इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो रहा है। इसके विपरीत घर का खाना, घर के स्पाइसेस लेने नहीं है, तो जो नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड स्टफ्स है हमारे घर में, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, कुछ भी नहीं ले रहे वो लोग, तो इस वजह से हमेशा बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वाल्व डैमेज की टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ रही है। तो पहला प्रॉब्लम है डाइट। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम है पॉस्चर। चाहे वो आईटी प्रोफेशनल्स हो, यंग या स्टूडेंट्स हो जो पढ़ाई कर रहे हैं, बट उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम लोग आजकल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्टडीज़ या प्रोफेशन मोबाइल पे लगे रहते हैं, जिस वजह से आप पूरा टाइम झुक के रहते हो। ऑफ कोर्स ये जो अर्गोनॉमिक पॉस्चर है इसका बैक पे तो बहुत मेजर प्रॉब्लम आता है, लंग्स पे, बैक पे, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम आता है किडनी की वेन पे, जो कि इस पॉस्चर की वजह से कंटिन्यूस हड्डी और एक और आर्टरी, रीनल आर्टरी, किडनी की आर्टरी के बीच दबती रहती हैं, और ये फिनोमिनन की वजह से प्रेशर बढ़ता है जो वाल्व्स को जल्दी डैमेज करता है। सो पॉस्चर एक मेजर कंसर्न फैक्टर है। एंड लॉन्ग सिटिंग आवर्स इन द ऑफिस, या जैसा हमने बताया अर्गोनॉमिक्स। अब ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये एलोपैथिकली नहीं बता रहा हूँ। अगर आप कोई भी एलोपैथी टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो यही दिया है कि इसका रीज़न अननोन है, इडियोपैथिक कंडीशन है, और सिर्फ ये जो टेढ़ा मेढ़ा जटिल रास्ता है इस वजह से होता है। लेकिन एक कारण है कि आज ज़्यादा हो रहा है, और मेरे ओपिनियन में वो ये सब है। ऑफ कोर्स इसके अलावा थर्ड मेजर कारण जो मैं देखता हूँ, मुख्य कारण, वो ये है कि पेल्विक फ्लोर स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि योगा या प्रॉपर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज, कीगल्स कुछ नहीं किया है, और जिम कर रहे हैं उसमें भी जहाँ मतलब फ्लेक्स करने के लिए या ईगो लिफ्टिंग जिसे कहते हैं, सीधा हाई वेट उठा रहे हैं, कर्ल्स ज़्यादा करेंगे, बेंच प्रेस ज़्यादा करेंगे, कंफर्ट जोन के बाहर करेंगे। हर कोई पीआर के पीछे है कि वीडियो बनाते हुए पर्सनल रिकॉर्ड सेट करना है, बेंचिंग का, स्क्वाट्स का, डेडलिफ्ट्स का। तो ये भी एक कारण है कि बहुत सारे लोग जो जिम जाते हैं स्पेशली विदाउट एडिक्वेट स्क्रॉटल सपोर्ट, उनको ये होता है। फोर्थ ऑफकोर्स जैसे थर्ड में शेयर किया, स्क्रॉटल सपोर्ट सही नहीं है। बहुत लोगों को पता नहीं है कि टेस्टीज़ को ब्रीदेबल मटेरियल चाहिए, फैब्रिक, जिससे एयर एक्सचेंज अच्छा रहे, लेकिन एट द सेम टाइम सपोर्ट चाहिए पूरा टाइम। स्पेशली अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो, रनिंग, जिम, तो टेस्टीज लटकने नहीं चाहिए, उससे डेफिनेटली और टेंडेंसी बढ़ जाती है वेरिकोसील होने की। सो ऐसे कई सारे कारण हैं। अब एक कंट्रोवर्शियल इशू है जिसकी वजह से शायद मेडिकल प्रोफेशनल्स बहुत नाखुश होंगे, पर इसके लिए डेटा नहीं है डेफिनेटली, बट एनेक्डोटल एविडेंस है कि एक्सेसिव मैस्टरबेशन, वो भी आजकल बहुत सारा परवर्टेड फॉर्म्स ऑफ मैस्टरबेशन आ गया है। तो डेफिनेटली एक्सेसिव मैस्टरबेशन मेरे ओपिनियन में एक कारण है, जो मेरा आधार है बहुत सारे एनेक्डोटल रिपोर्ट्स और ओपिनियंस जो लोगों ने खुद शेयर किए, कैसे इस हैबिट की वजह से उन्हें वेरिकोसील हुआ, और उसके जब छोड़ दिया तो हेल्प हुई वेरिकोसील रिवर्सल में कुछ हद तक। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे क्रिएटर्स भी इस पे बात करने लगे हैं, कुछ एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स आ गए हैं जो प्योरली वेरिकोसील के कॉजेज़, पैथोफिजियोलॉजी और ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, उस पर भी ये बात होती है। तो मानो या ना मानो, मेरे हिसाब से ये एक फैक्टर है। सो ऐसे कई सारे कारण हैं जिस वजह से आज के लाइफस्टाइल में इतने ज़्यादा लोगों को वेरिकोसील हो रहा है, एंड इसलिए हमें ये कारणों पे पहले वर्क करना पड़ेगा रादर देन हम सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट या सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। तो सर नॉर्मली इसके लक्षण क्या है? अगर उसे ट्रीट ना किया जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो ब्रेक करते हैं इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में। पहले लक्षण की बात करते हैं, डायग्नोसिस की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो टू ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स, या दो सबसे कॉमन लक्षण जो पेशेंट हमारे पास लेके आते हैं, पहला है पेन। यंग बच्चे जो अनमैरिड है वो आते हैं कि सर पेन हो रहा है, और मीठा इंटरमिटेंट दर्द हो रहा है। जब भी ज़्यादा देर तक बैठते हैं तब दर्द होता है, कोई एक्टिविटी करने जाते हैं जैसे स्पोर्ट्स या कुछ, तब दर्द होता है। अगर गलती से कॉन्स्टिपेशन हो या जब प्रेशर लगाते हैं मॉर्निंग में तब दर्द होता है। तो कुछ पर्टिकुलर ट्रिगर्स होते हैं जिससे समझ में आता है कि हाँ, इस टाइम पे वाल्व से रिवर्स खून और ज़्यादा जा रहा है। तो ये स्पेसिफिक कंप्लेन होती है ऑर्कैल्जिया या पेन, और जैसा मैंने बताया 90% ऑफ द टाइम्स वो कहेंगे लेफ्ट टेस्टीज में दर्द हो रहा है। इसके अलावा सेकेंड मोस्ट कॉमन लक्षण है इनफर्टिलिटी। पेशेंट, वो कपल को बच्चा नहीं हो पा रहा है, चाहे पहली बार नहीं हो पा रहा है या एक हो गया उसके बाद नहीं हो पा रहा है। उसके बाद उन्होंने फ़ीमेल के सारे टेस्ट करा लिए, जो अगेन एक इंडिया में बड़ा इशू है कि फ़ीमेल को बेचारी को कम से कम 19 टेस्ट कराएंगे, ब्लड हार्मोनल टेस्ट, HSG, डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी तक कर लेंगे, और जब सब नॉर्मल आएगा तब सोचते रहेंगे कि क्या गलत है, कार्डियोटाइप कराएंगे। एक बार ये नहीं सोचेंगे कि मेल को केवल एक टेस्ट करनी है, वो है सीमेन एनालिसिस। उसी में चाहे वो सीमेन एनालिसिस करे, रूटीन कल्चर करे, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स करे, एक ही टेस्ट है, बस उसको एक बार सीमेन देना है। उतना सा टेस्ट नहीं करते हैं। जबकि अगर आप ओवरऑल इनफर्टिलिटी देखोगे तो 40% ऑफ द टाइम्स कॉज मेल इनफर्टिलिटी होता है,
40% फीमेल होता है, यानी कि दोनों इक्वल है, और 20% ऑफ द टाइम कंपैटिबिलिटी इशू या कंबाइंड कॉज होता है। तो जब 50% टाइम मेल भी रिस्पॉन्सिबल है इनफर्टिलिटी के लिए, तो वो एक सिंपल टेस्ट क्यों ना कराया जाए? हर बार ये क्यों सोचा जाए कि फीमेल का इशू हो रहा है? एनीवेज, डाइवर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट, लेट्स कम बैक। सो पॉइंट है कि जब वो सीमेन एनालिसिस कराया जाता है तो तब वो पाता है कि मेल का स्पर्म काउंट में इशू है, सीमेन एनालिसिस में इशू है। या तो स्पर्म का काउंट कम है, ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म की मोटिलिटी कम है, अस्थेनोस्पर्मिया, या फिर स्पर्म का मॉर्फोलॉजी ख़राब है, यानी कि वो स्पर्म्स नंबर में ठीक है, एक्टिव भी है, लेकिन जिस तरह से उनकी बनावट होनी चाहिए उतनी स्ट्रांग नहीं है, जिसे टेराटोजूस्पर्मिया बोलते हैं। तो कई बार इनफैक्ट सबसे कॉमन चीज़ जो मैं देखता हूँ वो ओलिगोअस्थेनोटेराटोजूस्पर्मिया, यानी कि काउंट भी कम है, वो स्पर्म्स मोटाइल भी नहीं है, यानी कि मूवमेंट भी उनकी तेज़ नहीं है, स्पेशली प्रोग्रेसिव मोटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, और मॉर्फोलॉजी भी बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि उनमें दिक्कतें भी है, किसी का हेड खराब है स्पर्म का, किसी की टेल खराब है, किसी की बॉडी खराब है। सो ये सारे कारणों की वजह से ऑफकोर्स कपल इनफर्टाइल होगा। जब स्पर्म ही अच्छा नहीं है तो कैसे जाके वो एग को फर्टिलाइज करेगा? और कई बार IVF भी इसमें अच्छा रोल नहीं प्ले कर पाता, क्योंकि जो स्पर्म्स रिट्रीव कर रहे हैं उनका मोटिलिटी अच्छा नहीं है, मॉर्फोलॉजी अच्छा नहीं है, तो अच्छा आउटकम नहीं आता है। तो इसलिए वेरिकोसील को ट्रीट करना ज़रूरी है। अब ये क्यों होता है? ये दो मेन लक्षण है। जैसा हम जानते हैं टेस्टिस के देखिए दो ही मेन फंक्शन है, एक है हार्मोन प्रोडक्शन, मेल टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन, सेकंड है स्पर्म प्रोडक्शन। जब फ्री रेडिकल डैमेज होगा, दूषित खून उल्टा आएगा और टेस्टिस को अटैक करेगा, दोनों कम होंगे। तो ऑफकोर्स पेन तो होता ही है क्योंकि वेन स्ट्रेच हो रही है, पर धीरे धीरे जैसे अटैक बढ़ेगा स्पर्म अफेक्ट होगा, जो हमने देख लिया। अब इससे ज़्यादा अगर डैमेज होने लगे तो फिर टेस्टोस्टेरॉन लो हो सकता है, जिसके बाद लिबिडो कम, मसल मास कम, अर्ली फटीग, हार्ट हेल्थ पे असर होता है, बहुत सारे एक कैस्केड शुरू हो जाता है। और एक्सट्रीम केसेस में तो टेस्टोस्टेरॉन रिप्लेसमेंट सोचना पड़ सकता है। बट इसके अलावा अगर नहीं ट्रीट कराया जाए तो एक अलग कैस्केड शुरू हो जाता है, टेस्टिकुलर श्रिंकेज शुरू हो जाता है, यानी कि टेस्टिस छोटी होने लगती है क्योंकि डैमेज कंटिन्यूस चलता आ रहा है और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं की जा रही है। और अगर ऐसा हो तो कुछ केसेस में वो इरिवर्सिबल भी हो सकता है, तो टाइम पे ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। ऑफकोर्स कुछ केसेस में हीट बढ़ जाती है, तो हमेशा लगता है जैसे एक टेस्टिस में हीट बहुत ज़्यादा हो रही है, और वही हीट को कंपेंसेट करने के लिए, देखिए टेस्टिस को भगवान ने बाहर रखा ही इसलिए ताकि उसको कुछ टेम्परेचर लो मिले। स्पर्म प्रोडक्शन, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन दोनों के लिए उसे बॉडी से 2 डिग्री कम रहना चाहिए। अब जब वेरिकोसील की वजह से हीट बढ़ जाती है एक टेस्टिस में, लेट से लेफ्ट टेस्टिस में, वहाँ का डार्टोस मसल रिलैक्स करता है ताकि टेस्टिस नीचे लटके और कोल्डनेस ढूंढे, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स तो उसे हीट मिल रही है और इस वजह से लटकन भी होती है। तो कई पेशेंट हमारे पास आते हैं कि सर लेफ्ट टेस्टिस लटक रही है, कई डॉक्टर्स उसे डिसमिस करते हैं कह करके ये नॉर्मल है, और कुछ केसेस में नॉर्मल भी होता है एसिमेट्रिक हैंगिंग ऑफ टेस्टिस या लैक्सिटी ऑफ टेस्टिस। बट हम जब एनालाइज करते हैं, डॉपलर करते हैं, तब पाते हैं कि नहीं, इनको तो वेरिकोसील है। सो एनीवेज, ये थे लक्षण। अगर इनमें से एक या मल्टीपल लक्षण है, यानी कि आपको इनफर्टिलिटी है और मेल सीमेन काउंट में इश्यूज आए हैं, या फिर पेन हो रहा है कंटिन्यूस, जो हमने बात किया उस टाइप का पेन, टेस्टोस्टेरोन कम है, टेस्टिस का लटकन है, टेस्टिस का साइज़ कम हो रहा है, एंड सो ऑन, ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तब हम एक सिंपल टेस्ट रिकमेंड करते हैं जो है स्क्रोटल डॉपलर, यानी कि टेस्टिस की एक कलर सोनोग्राफी। वो सिंपल टेस्ट अगर सही ढंग से की जाए तो रेडियोलॉजिस्ट आपको ऑन टेबल बता सकता है कि क्या ये वेरिकोसील है, अगर है तो सिर्फ लेफ्ट में है या दोनों साइड है, और अगर है तो ग्रेड क्या है, जिसके लिए एक फेमस सर्टेशी ग्रेडिंग आता है अल्ट्रासाउंड पे, सोनोग्राफिक ग्रेडिंग, उससे वो बता देंगे कि ग्रेड 1 to 5 में ये कहाँ आता है। अगर 1-2 है तो अच्छी बात है, 3-4 है तो थोड़ा कंसर्न बढ़ जाता है, 5 है तो हाई चांसेस है कि ऑलरेडी टेस्टिस श्रिंकेज शुरू हो गया है और जल्दी ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो ये बात हुई लक्षण की और कैसे डायग्नोस करें। पेशेंट या फिर जिसको जिसको ये प्रॉब्लम है और वो जो लक्षण जब भी पता चलते हैं तो उसको ट्रीट किए कैसे किया जा सकता ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने तो कुछ हद तक एड्रेस किया कि अगर ट्रीट नहीं किया वेरिकोसील को तो क्या क्या इशू आ सकते हैं। देखिए, एक्सट्रीम केसेस में पेन तो एक चीज़ है कि वो पेशेंट लिंगरिंग होता रहेगा और बढ़ता चला जाएगा। सेकंड है कि स्पर्म क्वालिटी ख़राब होती चली जाएगी, इस हद तक कि कई पेशेंट्स को अजूस्पर्मिया हो जाता है। इनफैक्ट अमेरिकन डेटा एक स्टडी का कहता है कि जब अजूस्पर्मिया के लेवल पे भी वेरिकोसील को ट्रीट किया तो 82% केसेस में रिवर्सल मिला। अब ये एक हाई पावर्ड स्टडी के क्लिनिकल सिनेरियो में हुआ है। ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर कोई अजूस्पर्मिक है तो बहुत पॉजिटिविटी रखे। अजूस्पर्मिया का मतलब हाई कंसर्न है कि इरिवर्सिबल की तरफ जा रहा है, शायद रिवर्स ना हो पाए। तो इसलिए अगर अजूस्पर्मिया तक पहुँचने वाला है तो प्लीज़ तुरंत ट्रीटमेंट कराना है। एक्सट्रीम केसेस में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम हो सकता है, जिसके वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, इरेक्शन होने में दिक्कत आ रही है, जैसे हमने डिस्कस किया, मसल मास कम हो रहा है, बहुत फटीग हो रहा है। सो एंड ऑफकोर्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे इम्पैक्ट हो रहा है। टेस्टोस्टेरोन एक मेजर हार्मोन है जो कई मसल्स को संभालता है, सिर्फ स्केलेटल मसल्स को नहीं, हार्ट मसल्स को भी। तो इसलिए मेजर मेटाबॉलिज्म पे एक नेगेटिव बूस्ट मिलता है। सो इसलिए मेजर बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है और इसलिए वेरिकोसील को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
नहीं तो डेफिनेटली ये सारे रिवर्सिबल कैस्केड शुरू हो सकते हैं। अगर ये सब सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट में, तो उसको कंफर्म करने के लिए नॉर्मली क्या डायग्नोसिस प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए? सो नॉर्मली जब पेशेंट हमारे पास क्लिनिक में आता है, हम सबसे पहले क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एक्सटर्नली देखते हैं कि क्या वेरिकोसिल दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो पाल्पेशन पे फील हो रही है डायलेटेड वेन्स, पेशेंट को खांसी करने कहते हैं, प्रेशर लगाने बोलते हैं लैट्रिन के रास्ते, उससे कभी कभी वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती है। तो पहले तो एग्जामिन करते हैं एक्सटर्नली, उसके बाद हम उनका एक कलर सोनोग्राफी करते हैं जिसपे एक रेडियोलॉजिस्ट या इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, क्योंकि हम खुद पहले रेडियोलॉजिस्ट थे, हम खुद कर सकते हैं वो डॉपलर, जो एक मेजर एडवांटेज है, हमें पूरी तरह रिपोर्ट्स पे नहीं रिलाई करना होता है। तो हम देख सकते हैं कि वेरिकोसील है तो किस साइड है, लेफ्ट है, राइट है या दोनों साइड है, एंड ग्रेड क्या है, जिसके लिए हम एक सर्टेशी स्कोर यूज़ करते हैं बिटवीन 1 to 5। 1 का मतलब होता है बहुत अर्ली सब क्लिनिकल वेरिकोसील है, 5 का मतलब है ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल की तरफ जा रहा है, टेस्टिस भी श्रिंक हो चुकी हैं, एंड 3 और 4 ऑफकोर्स मॉडरेट टू सीवियर वेरिकोसील है, कंसर्निंग है। सो ऑफकोर्स मैक्सिमम केसेस में हम हमेशा सीमेन एनालिसिस करते हैं साथ में, देखने के लिए कि स्पर्म पे इम्पैक्ट तो नहीं हुआ है अभी तक, और फ्री और टोटल टेस्टोस्टेरॉन करते हैं देखने के लिए कि टेस्टोस्टेरॉन पे अब तक तो इम्पैक्ट नहीं हुआ है। डिपेंडिंग ऑन सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट फिर हम आगे की टेस्ट करते हैं। अगर हमें लगता है सीमेन बहुत पुअर है तो हो सकता है हम ब्रेन हॉर्मोन्स, बाकी ऑर्गन्स का अल्ट्रासाउंड करें देखने के लिए कि और कोई रीज़न तो नहीं है स्पर्म का अफेक्ट होने का। जस्ट बिकॉज वेरिकोसील है ऐसा नहीं कि वेरिकोसील ही कर रहा है इनफर्टिलिटी या स्पर्म डैमेज। अगर हमें राइट वेरिकोसील मिलता है जो कि बहुत रेयर है, लेफ़्ट मिलना 90% कॉमन है, बायलैटरल मिलना भी 8 to 15% कॉमन है, सिर्फ राइट में वेरिकोसील मिले तो थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है हमारे लिए। हमें शक आता है कि कहीं कोई गांठ या पैथोलॉजी तो नहीं है जो नस को दबा रही है, क्योंकि राइट का रूट वेन का बहुत सीधा होता है, लेफ़्ट की तरह मल्टीपल 90 डिग्री टर्न्स नहीं है, तो इसलिए राइट में होना नहीं चाहिए वेरिकोसील कायदे से। अगर हो रहा है तो कई बार हम सोनोग्राफी सीटी कराते हैं और उनमें से कई पेशेंट्स में हमें कोई गांठ टीबी की, रेयर केसेस में कैंसर की भी मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि अच्छा वेन पे प्रेशर हो रहा है और इसलिए राइट वेरिकोसील बन रहा है। तो अगर राइट वेरिकोसील है तो डेफिनेटली एक रेड फ्लैग है, उस पर ध्यान देना है। ये सारे टेस्ट के बाद हम एक नतीजे पे आते हैं कि क्या ये वेरिकोसील लो ग्रेड है और कोई भी इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंस नहीं हुआ है, सीमेन नॉर्मल आ रहा है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल आ रहा है, फिर हम कहते हैं ठीक है, फिर आप कंजर्वेटिव मैनेजमेंट ट्राई कर सकते हो, बात करेंगे उसकी। बट अगर हमें लगता है कि नहीं ग्रेड 4 हो चुका है, कुछ केसेस में टेस्टिकुलर श्रिंकेज हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन कम है या स्पर्म ऑलरेडी डैमेज शुरू हो चुका है, फिर हम कहते हैं नहीं आप एम्बोलाइजेशन या सर्जरी कराओ, इसको डिले करके मतलब नहीं है, इरिवर्सिबल की तरफ चले जाएगा। डायग्नोसिस में तो पता चल जाता है कि इस कौन से स्टेज पे है, क्या प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है उसे? सो आई थिंक ये वो पॉडकास्ट का वो पार्ट है जिसके लिए मैक्सिमम ऑडियंस रुकी होगी कि ट्रीटमेंट बताओ, ठीक है कैसे होता है, सब लोग ये पढ़ लेते हैं क्यूरियोसिटी से, क्योंकि बहुत यंग एज है तो ऑब्वियसली हर कोई बहुत कंसर्न्ड और डिस्टर्ब्ड होता है। सो जैसा मैंने शेयर किया शॉर्ट में, ट्रीटमेंट पहली बात क्या होगा, क्या वो कंजर्वेटिव लाइफस्टाइल मेजर्स होगा या सर्जरी और एम्बोलाइजेशन होगा, ये डिसीजन होता है बहुत सारे फैक्टर्स में। क्या पेशेंट को जो पेन है वो 3 महीने के लाइफस्टाइल चेंजेस करके कंट्रोल में आ रहा है, क्या पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन ऑलरेडी लो हो गया है, क्या उसका सीमेन ऑलरेडी अफेक्ट हो गया नेगेटिवली, क्या टेस्टिस श्रिंक होना शुरू हो गई है, एंड सो ऑन। ग्रेड क्या है वेरिकोसील का, क्या वो ग्रेड 4 या 5 है। अगर इनमें से कोई रेड फ्लैग है तो हम कहते हैं कि सर्जरी कराओ या एम्बोलाइजेशन कराओ। पर अगर इनमें से कोई रेड फ्लैग नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है, सीमेन नॉर्मल है, टेस्टिस का साइज़ नॉर्मल है, डॉपलर पे ग्रेड 1 to 2 है, तब हम यूजुअली लाइफस्टाइल चेंजेस रिकमेंड करते हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत सारे हैं, हम उनसे अंडरगारमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपको एक ब्रीफ्स पहनना है विद सपोर्टेबल फैब्रिक बट ब्रीदेबल फैब्रिक। ठीक है, टेस्टीज हैंग नहीं होने चाहिए, लटकने नहीं चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम ऑक्सीजन और कोल्ड एक्सचेंज होना चाहिए, फर्स्ट। सेकंड, हम उनसे बात करते हैं कि कैसे उन्हें डेली योगा अडॉप्ट करना है, और जो गलतियाँ की है पहले कि कभी भी पेल्विक फ्लोर पे कंसंट्रेट नहीं किया, तो पेल्विक फ्लोर के लिए योगा करना है, और कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी बताते हैं जिससे फ्लो ऊपर की तरफ जाए, हार्ट की तरफ हेल्प हो वेन्स को। हम उन्हें थोड़े दिन के लिए जिम या वेट लिफ्टिंग बंद करने के लिए कहते हैं, या अगर करनी ही है, कोई बहुत ही पैशनेट है और नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसे कहते हैं आइसोलेटेड मूवमेंट्स करो, रादर देन बाइसेप्स कर्ल स्टैंडिंग, प्रीचर कर्ल्स कर लो, या फिर स्टैंडिंग करनी है तो लो वेट में करो, कंफर्ट जोन में। सो ऐसे बहुत सारे हम उनको लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं। आइस मसाजेस, इन्वर्जन यानी कि तकिए के ऊपर हिप्स रख के लेट के पैर एक दीवार पे ताकि ब्लड ऊपर की तरफ जाए, ये सब टेक्निक से काफ़ी हद तक आराम आ जाता है मैक्सिमम पेशेंट्स को, स्पेशली ग्रेड 1 या 2 में। अगर हमें लगता है 3 महीने का लाइफस्टाइल चेंज ट्राई कर लिया पेशेंट ने या नहीं कर पा रहा है, तो उन केसेस को भी फिर हम कहते हैं ठीक है आप एम्बोलाइजेशन या सर्जरी सोचो, क्योंकि आपको नहीं आराम आ रहा है। अब सर्जरी और एम्बोलाइजेशन की बात करते हैं, ये बहुत कंसर्निंग है पेशेंट्स के लिए, बहुत कन्फ्यूजन है इस पर, तो आज मैं वो कन्फ्यूजन चाहूँगा कि क्लियर हो जाए इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सर्जरी अल्टीमेटली हमारा
इंटेंट क्या है कि वेन से जो ब्लड उल्टा जा रहा है इंटरनल स्पर्मेटिक वेन से, उसको किसी तरह उल्टा जाके टेस्टिस को हार्म करने से रोकना है। अब चाहे हम वो बाहर से कट लगाकर बांध दे वो वेन को, या फिर निकाल दे कुछ हिस्सा काट कर ताकि वो ब्लड फ्लो उल्टा जा ही ना पाए, या फिर हम अंदर से जाके वेन के एंजियोग्राफी के रूट के द्वारा अंदर कुछ कॉइल या गोंद या कुछ डाल दें ताकि वो बंद हो जाए। ये ऑप्शंस डिस्कस करते हैं, पर इंटेंट ये है। अब इस इवन ये डिस्कस करने के पहले मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि आप ट्रीटमेंट में या तो वेन को काट दे रहे हो या बांध दे रहे हो, ब्लड तो जाएगा नहीं उल्टा, लेकिन टेस्टिस का खून फिर कैसे जाएगा हार्ट तक? आपने तो रास्ता ही मेन बंद कर दिया या काट दिया। तो वो ऑल्टरनेट चैनल से चले जाता है। टेस्टिस के पास बहुत सारे कोलैटरल डिटूर चैनल्स हैं, जैसे एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन्स, गुबर्नाक्युलर वेन्स, डिफरेंशियल वेन्स, वो बिल्कुल उनसे चले जाता है। इनफैक्ट एक्सट्रीम केसेस में जब इनमें से भी 2-3 चैनल को बंद कर दिया जाता है, तब भी वो कोई ना कोई चैनल ढूंढ लेता है, जैसे डिफरेंशियल वेन्स। तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है यूजुअली। अब हाँ, वापस आते हैं सर्जरी वर्सेस एम्बोलाइजेशन। तो सर्जरी में ये किया जाता था पहले कि ओपन सर्जरी करके इंटरनल स्पर्मेटिक वेन को इंग्वाइनल या सब इंग्वाइनल लेवल पे, नीचे लेवल पे टेस्टिस के जस्ट ऊपर बांध दिया जाता था या फिर काट दिया जाता था, वेरिकोसिल लाइगेशन या वेरिकोसिलेक्टोमी। बट ओपन सर्जरी के कई नुकसान थे। ऑफकोर्स एक मेजर ओपन सर्जरी हो रही है, जनरल या स्पाइनल एनेस्थीसिया, रिकवरी में टाइम लगता था, कई दिन टाँकों का दर्द होता था, स्कार्स की वजह से नर्व्स कंप्रेस होती थी या हमेशा एक नर्व इरिटेशन पेन रहता था, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। तब उन्होंने कहा क्यों ना हम ये लैप्रोस्कोपिकली करें, दूरबीन से जाके कर देंगे वही काम, वेन्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन्हें बांध देंगे, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लैप्रोस्कोपी स्टैंडर्ड ऑफ केयर बन गया कुछ टाइम पहले, लेकिन उसमें यही प्रॉब्लम आई कि रिकरेंस बहुत होने लगा, क्योंकि लैप्रोस्कोपी से विजन बहुत अच्छा है, वेन्स को आप बांध रहे हो, बट लैप्रोस्कोपी एक ऊपर लेवल पे की जा सकती है, सुप्राइंग्वाइनल यूजुअली, बहुत नीचे तक जाके वेन्स को नहीं बांधा जा सकता है, जिस वजह से वो इंटरनल स्पर्मेटिक वेन को बांध तो रहे थे, पर कहीं ना कहीं निचली वेन्स को कोलैटरल फ्लो मिल रहा था और दोबारा वेरिकोसिल रिकर हो रहा था। कुछ स्टडीज़ में रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा बताया गया, 28% प्लस भी। फाइनली फिर एक मॉडिफिकेशन आया, सब इंग्वाइनल माइक्रोस्कोपिक लाइगेशन, जिसमें आज वो एक छोटे से चीरे से, आई थिंक अ फ्यू मिलीमीटर्स, वेन्स को एक्सपोज कर सकता है, यानी कि वो एरिया को स्पर्मेटिक कॉर्ड के माइक्रोस्कोप या दूरबीन से एक सिवियर मैग्नीफिकेशन फैक्टर में देख सकते हैं एक एक वेन को और उसे लाइगेट कर सकते हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न था कि क्या हमारे पास रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ है, क्योंकि जब आप वेन्स को बांध रहे हो, गलती से इतने छोटे कट में आपने किसी आर्टरी को बांध दिया जो टेस्टिस तक खून लेके जा रही है, तो टेस्टिस को खून बंद हो जाएगा। और ऐसा हुआ भी है। मेरे पास 1 महीना पहले एक पेशेंट आया था जिनके बारे में मैंने वीडियो भी डाला है कि ऐसा भी होता है। लेकिन जैसे साइंस एडवांस होती है, हर प्रॉब्लम का हल निकलता है। तो आज हैंड हेल्ड आर्टेरियल डॉपलर्स है, इवन सर्जिकल एक्सपर्टीज़ और स्किल सेट एक्सपीरियंस बहुत बढ़ गया है, तो बहुत रेयर हो गया है कि कोई आर्टरी बांधे सब इंग्वाइनल माइक्रोस्कोपिक लाइगेशन में। धीरे धीरे ये गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाने लगा कि हाँ, ये तो बहुत अच्छा टेक्निक है, इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। बट अल्टीमेटली इसमें भी कभी कभी लिम्फेटिक चैनल्स बांध दिए जाते हैं, जिस वजह से पेशेंट को हाइड्रोसील होता है, पेन होता है, स्कारिंग इसमें भी होती है, जिस वजह से नर्व इरिटेशन और पेन हो सकता है। और अल्टीमेटली नीचे कुछ छोटी वेन्स होती है, एक्सटर्नल स्पर्मेटिक और गुबर्नाक्युलर वेन्स, जो इसमें भी रिकरेंस कर सकती हैं। कभी कभी ऑल्टर्ड एनाटॉमी की वजह से उन्होंने एक लेवल खोल के काट के बांध दिया वेन्स को, पर पीछे से और वेन्स जा रही है, तो रिकरेंस भी हो जाता है मेजर वेन से भी, पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस से। तो ये सब के कारण उन्होंने एक फाइनल टेक्निक निकाली जिसे कहते हैं मॉडिफाइड सब इंग्वाइनल माइक्रोस्कोपिक लाइगेशन विद टेस्टिकुलर डिलीवरी। वो स्क्रोटम पे चीरा लेके पूरे टेस्टिस को बाहर निकालने लगे और हर एक वेन को बांधने लगे। इंटरनल स्पर्मेटिक वेन्स को तो बांधा, पर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक वेन, पोडेंटल वेन्स, इन सबको बांधा। और इससे उन्हें श्योर हो गया कि हाँ, ऑलमोस्ट ये फुल प्रूफ टेक्निक है, कॉम्प्लिकेशंस कम है, एफिकेसी बहुत ज़्यादा है। बट अगेन आप टेस्टिस बाहर निकाल रहे हो, तो चैलेंजेस थे, पेशेंट्स एप्रीहेंसिव थे कि नहीं करना हमें ये इलाज जिसमें टेस्टिस बाहर निकाली जा रही है। सो अगेन समझाने पे, रीएश्योरेंस पे मैक्सिमम पेशेंट्स को समझ में आता है कि इसका ओवरऑल बेनिफिट है, बट हमेशा एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे थे कि कोई मिनिमली इन्वेजिव अप्रोच नहीं हो सकता। तब एम्बोलाइजेशन आया, जिसमें हम एंजियोग्राफी से, थाई से, ग्रॉइन से मतलब, या फिर नेक से, हाथ से, कहीं से भी एक छोटी सी तार ले जा सकते हैं वेन्स में, किडनी की वेन में एंड अल्टीमेटली टेस्टिस की वेन में, और राइट साइड में डायरेक्ट टेस्टिस की वेन में पतले पतले माइक्रो कैथेटर्स जिनका डायमीटर होता है 0.04 मिलीमीटर्स, 0.4 मिलीमीटर्स, उनको नेविगेट करके एक्सरे विजन में टेस्टिस के ऊपर तक ले जाता है, और कॉइल, ग्लू, सेट्रॉल, स्क्लेरोजेंट, ऐसे कोई भी केमिकल या मेटल यूज़ करके या गोंद यूज़ करके हम वो टेस्टिस की वेन को बंद कर देते हैं। जो सर्जन बाहर से टेस्टिस की वेन को लाइगेट करना चाह रहा है, उसी को हम अंदर से इंट्रालुमिनली कर देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा, सूक्ष्म और एफिकेशियस इलाज है। अब
ये करने में प्रॉब्लम ये होने लगी कि हर सेंटर में वेरिएबिलिटी है। एक सेंटर ने अपना डेटा पब्लिश किया, उसने कहा देखो जी मैंने 100 केस ट्रीट किया लेकिन 28 में रिकरेंस हो गया। दूसरे सेंटर ने किया, उसने बोला 2% में ही रिकरेंस है, 98% एफिकेसी है। तो प्रॉब्लम ये है कि हर किसी का टेक्निक अलग है, हर किसी का एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ अलग है और हर कोई अलग एम्बोलिक एजेंट यूज़ कर रहा है। कोई सेट्रॉल यूज़ कर रहा है यानी कि केमिकल जो वेन्स की वॉल को जला देता है और क्लॉटिंग कर देता है। कोई मेटल का छल्ला डाल रहा है, कॉइल डाल रहा है, कोई ग्लू डाल रहा है। तो बिल्कुल ही टेक्निक्स में बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वेरिकोसील का पेशेंट या टेस्टिस पेन का पेशेंट हमेशा जाता है एक यूरोलॉजिस्ट के पास। और अनफॉर्चुनेटली यूरोलॉजिस्ट, मैक्सिमम यूरोलॉजिस्ट, कहूँगा नहीं कि सब, बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट प्रैग्मेटिक और बहुत ओपन माइंडेड है, बट बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट को ये टेक्निक पे फेथ नहीं है या फिर वो भेजना नहीं चाहते पेशेंट को इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास। इनफैक्ट यूट्यूब पे इतने सारे फेमस यूरोलॉजिस्ट हैं, सीनियर यूरोलॉजिस्ट जो मेजर इंडिया के पॉडकास्ट में भी आए हैं, जिन्होंने ओपनली कहा है कि एम्बोलाइजेशन एक फ्रॉड थेरेपी है, रिकरेंस बहुत ज़्यादा है, इनफर्टिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडिएशन बहुत ज़्यादा है एंड सो ऑन। आपके किडनीज़ ख़राब हो जाएंगे क्योंकि डाई यूज़ कर रहे हैं, रेडिएशन से आपको डैमेज हो जाएगा एंड सो ऑन। जबकि ये सच से बहुत ज़्यादा दूर है। पूरे वर्ल्ड में एक केस नहीं है कि किडनी डैमेज हो गई हो वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन के टाइम, या डाई से कोई डैमेज हो गया हो, स्पेशली जिसकी किडनी नॉर्मल है। एंजियोग्राफी इतने पेशेंट्स की होती है, सब में डाई यूज़ होता है। अगर आप रेडिएशन की मात्रा देखोगे तो हमारे मैक्सिमम केसेस में 23 मिलीग्रे से कम में केस ख़त्म हो जाता है, जो मतलब प्रैक्टिकल में ज़ीरो रेडिएशन डोज है, समझिए इतना कम है। सो ये सब बेफिजूल की बात है मुझे लगता है। सो पॉइंट अगेन, मैं बहुत ज़्यादा उसमें डाइवर्ज नहीं करूँगा। पॉइंट ये है कि एम्बोलाइजेशन एक बहुत अच्छा नॉवेल इलाज है। इसके फ़ायदे क्या है? पेशेंट ओपीडी बेसिस पे आया है, मैक्सिमम डे केयर बेसिस, 6 घंटे में डिस्चार्ज कर सकते हैं। पेशेंट होश में पूरे इंटरवेंशन के दौरान, आप जब छोटी सी सुई उसे लगती है लोकल एनेस्थीसिया में, कोई ब्लेड नहीं, एक तार चली जाती है नीडल द्वारा, पेशेंट को वो पहली चुभन के बाद जिसमें सुई लगती है सुन करने की, कुछ भी नहीं पता चलता है। वो लाइव होश में अपना केस होते हुए देख सकता है एंजियोग्राफी स्क्रीन पे। मिनिमली इन्वेजिव है, कोई ब्लेड यूज़ नहीं हो रहा है, सब कुछ तारों और हॉलो ट्यूब्स के कैथेटर्स के माध्यम से हो रहा है, माइक्रो कैथेटर्स। 0.014 इंच डायमीटर है वायर का और 0.4 माइक्रो कैथेटर का, ट्यूब का, जिससे एजेंट डाला जाएगा। बहुत अच्छा है क्योंकि एक मेजर एडवांटेज माइक्रोसर्जिकल लाइगेशन पे है कि आप अंदर से वीनोग्राफी कर रहे हो, यानी कि एंजियोग्राफी वेन्स की। आप डाई डालकर देख रहे हो जोर लगवा के कि कहाँ कहाँ से अल्टरनेट चैनल्स आ रहे हैं और आप सबको बंद कर सकते हो। सर्जरी की तरह नहीं है कि आप एक वेन को बंद कर रहे हो और हो सकता है कहीं और से आ रही हो। सो रिकवरी बहुत रैपिड है। पेशेंट होने के बाद अगर आपने नेक या हाथ से किया है, उतर सकता है टेबल से खुद और वॉक कर सकता है, आधे घंटे बाद खाना खा सकता है। पैर से भी किया है तो 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वॉक कर सकता है। मैक्सिमम बहुत सारे पेशेंट्स को तो हम टेबल के बाद उतार के कंसोल रूम में ले आते हैं और दिखाते हैं पूरा प्रोसीजर उनके परिवार के साथ बैठ के। तो पेशेंट्स भी हंसते हैं कि ये कैसा प्रोसीजर है कि पेशेंट उठ के अपना केस खुद देख रहा है। सो अनलिमिटेड फ़ायदे। ऑफ कोर्स जैसा मैंने बताया, मेजर प्रॉब्लम है लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ स्किल सेट एंड लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी। हर कोई अलग औजार, अलग एम्बोलिक एजेंट्स यूज़ कर रहा है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रहा है, हर कोई एम्बोलाइजेशन ज़्यादा कर रहा है और धीरे धीरे आईआर्स में वो कॉन्फिडेंस, वो यूनिफॉर्मिटी आ रही है। तो मेरा ओपिनियन है, अगर आपको वेरिकोसील है, आपको एक यूरोलॉजिस्ट को भी विजिट करना चाहिए और एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को भी। दोनों क्या प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, ये समझना चाहिए और फिर अपना डिसीजन लेना चाहिए कि आपको किसके लिए जाना है। सो ये है ओवरऑल ट्रीटमेंट के बारे में, एंड आई होप मैं ट्रीटमेंट को थोड़ा बहुत जस्टिस कर पाया। आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया एक्चुअली इन डिटेल, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर व्यूवर्स। सो आपका ओवरऑल मैसेज क्या रहेगा जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनके लिए? मेरे टूफोल्ड मैसेजेस हैं जो मेरे वीडियोस डालने के बाद कमेंट सेक्शन में पेशेंट से बात कर करके, जो पेशेंट्स मेरे पास आए ओपीडी में, उनसे बात करके मैं समझ पाया हूँ। आज हम इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट वॉल्यूम वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन सेंटर है, हमारे सोशल मीडिया अवेयरनेस कैंपेन्स की वजह से। पर पहला प्रॉब्लम है कि बिकॉज़ ये बहुत यंग मेल्स में हो रहा है, एडोलेसेंट्स में हो रहा है, वो इस प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेते हैं। मैं मानता हूँ ये गंभीर बीमारी है, इससे आगे जाकर इनफर्टिलिटी हो सकता है, टेस्टीज लटक रही है, हमेशा पेन कर रही है, आपका पूरा फोकस उधर जा रहा है, चाहे आप बाइक राइड कर रहे हो, चाहे बैठे हो आप ज़्यादा देर तक। तो मैं अंडरमाइन नहीं कर रहा हूँ बीमारी को, बट अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे या मेरा कमेंट सेक्शन देखोगे, हर वीडियो पे कम से कम 20 लोगों ने लिखा है कि सर मेरी सुसाइड करने की इच्छा हो रही है। और हम कहते हैं आप अपने पेरेंट्स से क्यों नहीं शेयर करते कि आपको पेन है? वो कहते नहीं सर, पेरेंट्स से कैसे शेयर करें। तो जैसे बाकी बीमारी है, आपको पेट दर्द होता है, आप पेरेंट्स को बताते हो, सर्जन के पास जाते हैं, पता चलता है अपेंडिक्स है, सॉल्व किया जाता है वो सर्जरी द्वारा। वैसे वेरिकोसील है, एक बीमारी है, आपको पेरेंट्स को बताना है। कोई शर्माने वाली बात नहीं है।
पेरेंट्स समझेंगे कि हाँ मेजर दिक्कत है, टेस्ट कराएंगे और ट्रीट कराएंगे. सो सुसाइड जैसा चीज़ मत आने दीजिए, बहुत ज़्यादा मेंटली मत अफेक्ट होइए. इवन एडोलेसेंट ही नहीं, इवन इनफर्टाइल कपल्स जो कि बहुत सालों के ट्रीटमेंट के बाद भी इनफर्टाइल है, उनको भी बहुत टेंशन आता है. देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो अगर अजूस्पर्मिया है तो स्पर्म डोनेशन, अडॉप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस हैं. और मैं यही कहूँगा कि एंड में कभी भी ये विचार मत आने दीजिए कि मुझे अपनी लाइफ एंड करनी है क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है. प्रॉब्लम सॉल्वेबल है. सेकंड, इस स्टेज पे आने ही मत दीजिए कि वो अजूस्पर्मिया की तरफ जा रहा है या ये सारी दिक्कतें आ रही है. डिले मत कीजिए ट्रीटमेंट. जितना हो सके, आपको पेन होना शुरू हुआ है, स्क्रॉटल पेन, इंटरमिटेंट पेन हो रहा है ज़्यादा देर बैठने पे, और आप इग्नोर ही क्यों कर रहे हो? आप एक डॉक्टर को तुरंत दिखाओ, यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट को दिखाओ. एक सिंपल कलर सोनोग्राफी वो करेंगे, साउंड वेव्स है, कोई रेडिएशन, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और आपको पता चल जाएगा कि वेरिकोसिल है या नहीं, क्या बीमारी है और उसके लिए क्या इलाज है. क्यों डिले करना है आपको, जिससे कि वो चीज़ ग्रेड 4 ग्रेड 5 बन जाए, टेस्टिस श्रिंक हो जाए, इरिवर्सिबल बन जाए, अजूस्पर्मिया हो जाए. रुकना ही क्यों है इतना. सो यही मेरे 2 मैसेजेस है. पहला कि डेफिनेटली डिले मत कीजिए. ट्रीटमेंट जैसे ही कोई अर्ली सिम्टम्स भी आए, एक डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट को दिखाए, और स्पेशलिस्ट को दिखाए. नॉर्मल रेडियोलॉजिस्ट भी कई बार वेरिकोसिल मिस कर देते हैं, स्क्रॉटल डॉपलर के बदले में प्लेन अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसमें कुछ नहीं आता है, तो एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं. मैं डेफिनेटली अर्ज करूँगा कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट को रखो लूप में. कई बार यूरोलॉजिस्ट डॉपलर लिखते हैं, बाहर जाते हैं, रेडियोलॉजिस्ट एक्सपीरियंस नहीं है, वो कह देता है नो वेरिकोसिल. इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के पास खुद डॉपलर मशीन है, वो चेक करके बता देगा कि है. सेकेंड, चाहे लेट भी हो गया हो, ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है. इलाज है. अर्ली स्टेजेस में लाइफस्टाइल चेंजेस है, लेट स्टेजेस में सर्जरी है, एम्बोलाइजेशन है. मिनिमली इन्वेसिव तरीक़ों से इलाज किया जा सकता है. टेंशन लेके कुछ नहीं होने वाला है. सुसाइडल टेंडेंसीज और थॉट्स आने देने से कुछ नहीं होने वाला है. पेरेंट्स से शेयर कीजिए, थेरेपिस्ट को अप्रोच करना कीजिए, और एक स्पेशलिस्ट को दिखा के वेरिकोसिल का इलाज कराएं. ठीक हो जाएगा. उसके लिए एक्सट्रीम मेजर्स या सोचने की ज़रूरत नहीं, रेडिकलिज्म की ज़रूरत नहीं है. सो ये 2 मैसेज के साथ मैं हमारे यूथ और यंग कपल्स को छोड़ना चाहूँगा, जिससे आई होप उनको फ़ायदा मिले. Thank you for very insightful information about varicocele. थैंक यू. Thank you.